परफेक्शन आईएएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं हूं अरविंद पांडे और हम लोग जो है बीपीएससी मेंस के रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें इंडियन इकोनॉमी के पार्ट का एक डिस्कशन हमारे साथ हो रहा है। और आज हमारे सेशन में हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ जो है आगे बढ़ रहे हैं। पहले प्रश्न में हम लोगों ने जो है गरीबी के संदर्भ में एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किया था और आज के सेशन में हम लोग खाद्य सुरक्षा टॉपिक से एक क्वेश्चन के पूरे आंसर के फॉर्मेट को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो प्रश्न है ये 64th बीपीएससी मुख्य परीक्षा में पूछा गया है। प्रश्न है, भारत में खाद्य सुरक्षा की अवधारणा का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इस प्रश्न की क्या रूपरेखा होगी, इस प्रश्न का प्रेजेंटेशन हम लोग को कैसे करना है, इस पूरे फॉर्मेट के बारे में आज का डिस्कशन हम लोग की क्लास में होना है। बात करें अगर इस उत्तर के स्वरूप के बारे में बात करें तो सबसे पहला हम लोगों को इस उत्तर को लिखने के लिए इस उत्तर का परिचय लिखना होगा, यानी इस आंसर का एक परिचय देना होगा जिसको हम संदर्भ कहते हैं। और जो संदर्भ होगा इस प्रश्न का जो संदर्भ जाएगा वह खाद्य सुरक्षा को परिभाषित करते हुए आप जो है इसकी परिभाषा या जो है इसके संदर्भ को हम लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग संदर्भ यानी कि शुरुआत करने के बाद हम लोग बढ़ते हैं इस प्रश्न के अगले भाग में, जो प्रश्न की मूल रूपरेखा है या मूल जो उत्तर होगा। इसके अंतर्गत हम लोग जो है दूसरे पॉइंट के अंतर्गत हम लोग को डिस्कस करना है कि खाद्य सुरक्षा की अवधारणा क्या है। खाद्य सुरक्षा की अवधारणा क्या है, इसके बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। क्योंकि ये प्रश्न पूछा जा रहा है आवश्यकता का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। फिर हम लोग तीसरे पॉइंट पर आ जाएंगे, खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है हमारे देश में। इस महत्ता के बारे में बातचीत करेंगे, इस आवश्यकता के बारे में हम लोग अपने बातों को पॉइंट के माध्यम से सीखेंगे। फिर इसके बाद हम लोगों को समझना होगा आलोचनात्मक परीक्षण के अंतर्गत हम लोगों को इस खाद्य सुरक्षा प्रणाली में क्या दोष हैं, क्या कमियां हैं, उन कमियों के बारे में, उन दोष के बारे में भी हम लोगों को डिस्कस करना है। और इसके बाद हम लोग अपने अंतिम पड़ाव पर आएंगे और हम लोग का जो अंतिम पड़ाव होगा वो आपका निष्कर्ष का होगा। तो ये कंप्लीट रूपरेखा होगी इस प्रश्न के उत्तर की, और इसी जो है क्रम में हम लोग अपने इस उत्तर को डिस्कस करने जा रहे हैं। बिना देर के शुरू करेंगे आज का सेशन। खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता का आलोचनात्मक परीक्षण करना है। तो सबसे पहले हमें यही समझना होगा खाद्य सुरक्षा क्या है, यानी कि फूड सिक्योरिटी क्या है। खाद्य सुरक्षा को आपको जब डिफाइन करना हो तो आप खाद्य एवं कृषि संगठन की परिभाषा से आप इसको परिभाषित कर सकते हैं, या खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा खाद्य सुरक्षा को जिस प्रकार से परिभाषित किया गया है आप वहां से भी शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा आप विश्व विकास रिपोर्ट जो है खाद्य सुरक्षा को जिस प्रकार परिभाषित करता है, आप इनकी परिभाषा को भी खाद्य सुरक्षा को समझाने के लिए या बताने के लिए आप जो है इस परिभाषा को पिक कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार खाद्य सुरक्षा को परिभाषित करने का जो है हम लोगों ने काम किया है। तो विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार सभी व्यक्तियों के लिए हर समय सक्रिय एवं स्वस्थ जीवन के लिए पर्याप्त पोषण युक्त भोजन की उपलब्धि ही क्या है, खाद्य सुरक्षा है। खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार खाद्य सुरक्षा के लिए मूलतः जो है निम्न तत्व होने चाहिए, या कुछ जो है तत्व हैं जो खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। यानी अगर ये तत्व उपलब्ध हैं तो इसका मतलब देश का प्रत्येक वर्ग जो है वह खाद्य रूप से सुरक्षित है। अगर एक सामान्य बोलचाल की भाषा में हम खाद्य सुरक्षा के बारे में बात करें बियॉन्ड द आंसर, तो हम एक सामान्य बातचीत में हम समझ सकते हैं खाद्य सुरक्षा का मतलब देश का जो सबसे निचला तबका है उस तक भोजन की आसानी से, यानी उसके सामर्थ्य में भोजन की उपलब्धता से है। यानी कि जो है एक पौष्टिक भोजन देश के हर वर्ग तक आसानी से किफायती दर पर अगर उसकी पहुंच को सुनिश्चित की जा सकती है या पहुंच सुनिश्चित है तो हम उसे खाद्य सुरक्षा कहते हैं। और अगर ये सुनिश्चितता जो है असुनिश्चितता में कन्वर्ट हो जाती है तो हम कहते हैं कि देश का वो जो वर्ग है वो खाद्य रूप से सुरक्षित ना होकर के वो असुरक्षित महसूस करेगा। देखिए, खाद्य सुरक्षा की अगर बात करें तो देश का जो सबसे निचला वर्ग है, जो गरीब तबका है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है,
वो तो लगभग खाद्य रूप से असुरक्षित होता है, क्योंकि उसकी आय इतनी नहीं होती है, क्योंकि उसकी आय इतनी नहीं होती है कि वो अपने भोजन में पौष्टिकता को शामिल करे। और कई बार तो ऐसा होता है कि वह अपने लिए 2 वक्त का भोजन भी सुनिश्चित नहीं कर पाता है। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में, या कई बार कुछ राजनीतिक अस्थिरता के कारण या किसी क्राइसिस के कारण समाज का जो अपर सेक्शन है वह भी खाद्य रूप से असुरक्षित हो सकता है। तो खाद्य रूप से देश के हर वर्ग को, यानी भोजन की जो है उपलब्धता को हर वर्ग को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के द्वारा खाद्य सुरक्षा प्रणाली को अपनाई जाती है, जिसके अंतर्गत हम लोग आगे बातचीत करेंगे कि इस खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत किन विभिन्न पहलुओं के बारे में सरकार जो है क्रम वाइज बात करती है। तो फिलहाल के लिए अगर हम बात करें, अगर खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहते हैं देश के प्रत्येक वर्ग के लिए, तो इनमें मुख्य रूप से 4 तत्वों का होना आवश्यक है, जिसमें सबसे पहला है उपलब्धता, यानी भोजन की उपलब्धता जो है वह होनी चाहिए। अगर हमारे पास अनाज की उपलब्धता होगी तभी तो हम उसको एक्सेस कर पाएंगे। तो हमारे लिए भोजन उपलब्ध होना चाहिए, यानी अनाज उपलब्ध होना चाहिए। दूसरा है पहुंच। पहुंच का मतलब एक्सेसिबिलिटी का है, यानी कि भोजन उपलब्ध तो है, लेकिन अगर हमारी जेब में इनकम नहीं होगा तो हम उसको कैसे रिसीव कर पाएंगे। तो इतना किफायती होना चाहिए जिससे देश का हर नागरिक उस भोजन की उपलब्धता को सुनिश्चित कर पाए। तीसरा जो पॉइंट है सामर्थ्य है। सामर्थ्य का अर्थ यहाँ पर होगा कि देश का प्रत्येक व्यक्ति जो है भोजन को या अनाज को खरीद पाने में जो है सक्षम है, तो ये सामर्थ्य की स्थिति कहलाएगी। और वहीं पर स्थिरता की बात करें तो पूरे वर्ष भर भोजन की उपलब्धता या अनाज की उपलब्धता होनी चाहिए, चाहे वो किसी प्राकृतिक आपदा की स्थिति हो या किसी राजनीतिक अस्थिरता की समस्या हो। भोजन की उपलब्धता अगर 12 मास उपलब्ध है तो हम कहेंगे कि जो है यह स्थिरता की स्थिति कही जाएगी। आई थिंक ये बात क्लियर हो गया, उपलब्धता क्लियर हो गया, पहुंच क्लियर हो गया, यानी भोजन उपलब्ध होना चाहिए। पहुंच का मतलब हर व्यक्ति तक भोजन की पहुंच होनी चाहिए। सामर्थ्य का मतलब हमारी क्रय क्षमता होना चाहिए ताकि हम उसको भोजन की एक्सेसिबिलिटी को संपन्न कर पाए। इसके अलावा स्थिरता भी होनी चाहिए। और ये 4 बातों को, ये 4 मूल तत्वों को जो है डिफाइन करने का काम कौन करता है? खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के द्वारा जो है इन तत्वों को डिफाइन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। फिलहाल के लिए हम लोगों का ये जो पार्ट है ये संदर्भ का पार्ट रहा, यानी हम खाद्य सुरक्षा को यहाँ पर हम लोग समझने का काम कर रहे हैं। आगे के भाग में भी हम लोग खाद्य सुरक्षा के कुछ प्रमुख अवयव के बारे में बात करेंगे कि सरकार के द्वारा खाद्य सुरक्षा को किस प्रकार से सुनिश्चित किया जाता है। तो बात करें समाज के सभी वर्गों के लिए खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार के द्वारा एक प्रणाली तय की गई है, जिसको हम लोग कहते हैं खाद्य सुरक्षा प्रणाली। इसके अंतर्गत देखा जाए तो कुछ प्रमुख घटक हैं, जिसमें सबसे पहला घटक है बफर स्टॉक। दूसरा घटक है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसके बारे में आपने बहुत सुना होगा। और इसके अलावा बात करें तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो 2013 में हमारे देश की संसद के द्वारा इसको जो है पास किया गया। तो सबसे पहले हम बात करें बफर स्टॉक के बारे में। तो बफर स्टॉक क्या है, बस एक लाइन में समझ लीजिए। बफर स्टॉक एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत कीमतों में उतार चढ़ाव से बचने के लिए और 12 मास खाद्यान्न की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर FCI के द्वारा उस वर्ष जिस वर्ष खाद्यान्न का उत्पादन अधिक हुआ है, FCI उस अधिक के खाद्यान्न को MSP पर खरीदने का कार्य करती है और खरीद करके उसके भंडारण को सुनिश्चित करती है। यानी कि बफर स्टॉक का मतलब ये होगा कि FCI के द्वारा जिस वर्ष में अधिक उत्पादन हुआ है अनाजों का, उन अनाजों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद करके उसके भंडारण की व्यवस्था को बनाए रखने का कार्य जो है बफर स्टॉक कहलाता है। और इस बफर स्टॉक का प्रयोग हम तब करेंगे जब किसी ऐसे वर्ष में बाजार में या अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र में अनाजों का उत्पादन किसी भी कारण से कम हुआ, तो हम इस बफर स्टॉक का प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए सरकार के द्वारा बफर स्टॉक व्यवस्था को बनाए रखने का कार्य FCI को दिया गया है। दूसरा हम बात करें जो है इस खाद्य सुरक्षा प्रणाली को सुनिश्चित करने के लिए जो दूसरी व्यवस्था है वो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में दो लाइन अगर चर्चा करें तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली को भारत में ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1939 में शुरू किया गया था। ये वो दौर था जिस समय सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था और उस समय गेहूं और चावल की कीमतें जो थी वो आसमान छू रही थी। तो जो है आम व्यक्ति को अफोर्डेबल प्राइस पर गेहूं और चावल को मुहैया कराने की शुरुआत की गई ब्रिटिश सरकार के द्वारा और उस समय इसको राशनिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता था। लेकिन आजादी के बाद से भारत सरकार ने उसी राशनिंग सिस्टम को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के नाम से इसको प्रारंभ किया। और प्रारंभ में तो केवल गेहूं और चावल तक ही सीमित था, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा गेहूं चावल के अलावा कोयले की भी आपूर्ति की जाने लगी, दाल की भी आपूर्ति की जाने लगी, केरोसिन यानी मिट्टी के तेल की भी आपूर्ति की जाने लगी। इस प्रकार से इसको और ज्यादा विस्तृत किया गया। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बात करें तो इसके अंतर्गत इसको हम मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक यूनिवर्सल सार्वजनिक वितरण प्रणाली और एक लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली। यूनिवर्सल के अंतर्गत देश के प्रत्येक नागरिक को खाद्यान्न की सुरक्षा प्रदान की जाती है, उसमें किसी प्रकार का अंतर नहीं जो है देखा जाता। और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत सरकार देश के पूरी जनसंख्या में कुछ वर्गों को सुनिश्चित करती है, जैसा कि आपने सुना होगा एबव पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी गरीबी रेखा के नीचे के लोग, गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले लोग। ऐसे लोगों को लक्ष्य के माध्यम से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्न सुरक्षा दी जाती है या उनको अनाजों का वितरण या उनके लिए अनाजों का वितरण किया जाता है। तो ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। और खाद्य सुरक्षा को कानूनी अमली जामा पहनाने के लिए हमारे देश की संसद ने 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित किया और इसके अंतर्गत अब खाद्य सुरक्षा हमारे लिए एक प्रकार का लीगल यानी कि कानूनी अधिकार हमको मिल गया है। देश के आम नागरिक को कानूनी रूप से अधिकार मिल चुका है कि वह अनाज के लिए या भोजन के लिए भोजन पाना उसका एक कह सकते हैं कानूनी अधिकार है। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 जो है यह डिफाइन करता है। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की बात करें तो दरअसल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से ही इस अधिनियम को सुनिश्चित किया जाता है। तो अगर हम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के बारे में जानकारी कर लें तो पीडीएस के बारे में हमें जानकारी हो जाएगी। और खास करके जो पीडीएस है वो तब प्रोवाइड किया जाता है जब बफर स्टॉक किया जाएगा। तो बफर स्टॉक को सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्रयोग किया जाता है और इस अधिनियम में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को शामिल कर लिया गया है। तो फिलहाल के लिए हम लोग जो बातचीत करेंगे वो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के बारे में बातचीत करेंगे। इस अधिनियम में क्या ऐसे प्रावधान, क्या ऐसे कानून बनाए गए जिसकी वजह से सरकार देश के प्रत्येक वर्ग के लिए खाद्य सुरक्षा को कानूनी रूप से सुनिश्चित कर रही है। बढ़ते हैं। 10 सितंबर 2013 को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 पारित किया गया, जिसका उद्देश्य है आम लोगों को वह नियम मूल्य पर आम लोगों को, दरअसल यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, आम लोगों को वहनीय मूल्य पर गुणवत्तापूर्वक खाद्यान्न पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराते हुए उन्हें खाद्य और पोषण सुरक्षा जो है वह प्रदान करना। अधिनियम की विशेषताएं क्या हैं, हम एक एक करके इन विशेषताओं को देख लेते हैं। सबसे पहली विशेषता है गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए इस अधिनियम के अंतर्गत कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्र की 75% आबादी को कवर किया जाएगा इसके अंतर्गत और शहरी क्षेत्र में लगभग 50% आबादी को इस अधिनियम के अंतर्गत सुनिश्चित किया जाएगा। दूसरा, इस अधिनियम की विशेषता यह है कि इस अधिनियम के अंतर्गत चावल, गेहूं और मोटे अनाज के वितरण को सुनिश्चित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत चावल को 3 रुपए प्रति केजी के हिसाब से दिया जाएगा, गेहूं 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से दिया जाएगा और वहीं पर मोटे अनाज का जो वितरण होगा वह 1 रुपए पर केजी के हिसाब से दिया जाएगा। और यहाँ पर प्रत्येक लाभार्थी के द्वारा, यानी कि एक लाभार्थी 5 केजी राशन प्रति माह जो है इन दरों पर प्राप्त कर सकता है। यानी कि प्रत्येक लाभार्थी 5 किलो की दर से इन जो है मूल्यों पर प्रति माह अनाज जो है इस अधिनियम के अंतर्गत कानूनी रूप से सुनिश्चित कर सकता है।
और ये जो वितरण होगा वो पूरी तरीके से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत ही सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अलावा तीसरा जो पॉइंट है इस अधिनियम के अंतर्गत, अंत्योदय अन्न योजना को इसी के अंतर्गत या इसी अधिनियम के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है। जैसे कि हम लोगों ने अभी बात किया था सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत, तो इसके अंतर्गत दो वर्गों को कैटेगराइज किया गया था, एक एपीएल यानी कि एबव पॉवर्टी लाइन और एक बीपीएल यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन। तो जो गरीबी रेखा के नीचे वाले लोग हैं, इनमें भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बेहद गरीब हैं, और ये बेहद गरीब लोगों के लिए जो सुविधा को सरकार ने शुरू किया था वो था अंत्योदय अन्न योजना, जिसके अंतर्गत 35 किलो राशन को सुनिश्चित किया जाता था न्यूनतम दरों पर। तो दरअसल अंत्योदय अन्न योजना को इस अधिनियम में क्या कर दिया गया है, शामिल कर लिया गया है। इसकी दूसरी विशेषता यह है जो गर्भवती महिलाएं होंगी उनके लिए अलग से प्रावधान किया गया है इसके अंतर्गत। क्या प्रावधान है? दरअसल ऐसी महिलाएं जो गर्भवती हैं तो बच्चे के जन्म तक पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित कराना, और बच्चे के जन्म के 6 माह के बाद इनको 6,000 रुपए का मातृत्व लाभ जो है सुनिश्चित करना, यह इस अधिनियम के अंतर्गत क्या किया गया है, सुनिश्चित किया गया है। इसके अलावा एक इसका दूसरा पैटर्न है, 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिला कोई घर का मुखिया। दरअसल महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए 18 वर्ष से अधिक उम्र की जो महिला होगी उसी को घर का मुखिया माना जाएगा, और जो राशन कार्ड है वह उसी के नाम पर ही जो है इशू किया जाएगा। तो इस अधिनियम में यह भी प्रावधान रखा गया। इसके अलावा एक और प्रावधान ये रखा गया कि खाद्यान्न न मिलने की दशा में जो है जो लाभार्थी होंगे उनको खाद्य सुरक्षा भत्ता प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये जो है खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत कुछ विशेषताएं रहीं, और इन विशेषताओं में क्या कमियां हैं उनके बारे में हम लोग आगे बातचीत करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अब हम लोग बातचीत करेंगे कि खाद्य सुरक्षा क्या है। ये तो हम लोग आई थिंक क्लियर कर चुके हैं कि खाद्य सुरक्षा खाद्य रूप से देश के प्रत्येक नागरिक को सुनिश्चित करने के लिए, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार के द्वारा जो है वर्तमान में 3 प्रणालियां हैं जिनका प्रयोग करके सरकार देश के आम नागरिक को या प्रत्येक वर्ग को भोजन की और कह सकते हैं पौष्टिक भोजन की उपलब्धता को सुनिश्चित करने का कार्य करती है सरकार। तो ये पूरी बात हो गई, और अब हम लोग बढ़ते हैं अपने प्रश्न के दूसरे भाग में, और प्रश्न का दूसरा भाग कह रहा है खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता आखिर में क्यों है भारत में। तो खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता हम कह सकते हैं आजादी के बाद से ही भारत में गरीबी एवं खाद्य सुरक्षा जैसी समस्याएं बनी रही हैं। आजादी के बाद से ही आप देखेंगे गरीबी की समस्याएं, बेरोजगारी की समस्याएं, और जो है आजादी के समय की अगर हम बात करें तो उस समय खाद्यान्न का आयात होना, यानी कि हम निर्भर भी नहीं थे। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि खाद्य असुरक्षा जो है जैसी समस्या हमारे देश में बनी हुई थी। अगर हम तत्कालीन आंकड़ों की बात करें तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट आपने जरूर देखी होगी, जिसके अंतर्गत 125 देशों की सूची में भारत का जो स्थान रहा वो 111 यानी कि 111 यानी 111 जो है रैंक पर हमारा स्थान रहा। और रिपोर्ट के अनुसार बात करें तो भारत भूखमरी की समस्या से पूरी तरीके से पीड़ित है, ऐसा इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया भारत के लिए। भूखमरी के अतिरिक्त अनेक ऐसे कारक है जो खाद्य सुरक्षा के लिए खाद्य सुरक्षा को अति आवश्यक बना देते हैं। यानी खाद्य सुरक्षा का मतलब सिर्फ और सिर्फ भोजन ही प्राप्त करना नहीं होता। इस भूखमरी के अलावा भी बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जो भारत में खाद्य सुरक्षा को बेहद इंपॉर्टेंट या बेहद आवश्यक बनाते हैं। हम उन जो है बिंदुओं को एक एक करके डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला है खाद्यान्न के संदर्भ में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए। अगर सरकार खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहती है तो सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उद्देश्य से सरकार जो बफर स्टॉक बनाती है, उस बफर स्टॉक का जो प्रयोग होता है वो खास करके तब होता है जब किसी ऐसे वर्ष में उत्पादन कम हो गया और बाजार में कीमतें बढ़ने लगी, तो भारत सरकार के द्वारा इस बफर स्टॉक में जो भंडारण किया गया है अनाजों का, उनको बाहर निकाला जाता है। और जब उनको बाहर निकाला जाता है तो बाजार में कीमतें जो होती हैं वो फिर से कम होने लगती हैं। वहीं पर दूसरी आवश्यकता आप देख सकते हैं प्राकृतिक आपदाओं एवं खराब फसल की स्थिति में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। जैसे पूरे 12 माह की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि पूरे माह यानी कि हर फसल चक्र में मानसून सही समय पर आए,
वह निश्चित नहीं है, या आप यूं कह सकते हैं कि हमारे देश में जो कृषि है वो अनिश्चितताओं भरी है, यानी कि उसमें अनिश्चितता आप बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। तो उस कंडीशन में भी देश का कोई वर्ग ऐसा ना हो जो खाद्य रूप से असुरक्षित हो या भोजन की पहुंच से दूर हो। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए सरकार के द्वारा जो है वह खाद्य सुरक्षा जो है प्रणाली को विकसित करने की आवश्यकता है। इसके अलावा खाद्यान्नों के अधिक उत्पादन होने की स्थिति में एमएसपी पर जब सरकार किसानों से खाद्यान्न यानी अनाजों का क्रय करती है, तो किसानों को एक लाभ ही मिलता है कि उनको एक अच्छा दाम मिल जाता है। यानी उत्पादन की यानी जब उत्पादन अधिक की स्थिति में हो जाता है, तो अधिक उत्पादन होने की स्थिति में अनाज के दाम तो गिर जाते हैं। इसमें सरकार जब एमएसपी पर किसानों से उनके उत्पाद को प्रोड्यूस को जब खरीद लेती है, तो इससे किसानों के लिए एक निश्चित धनराशि प्राप्त होती है, यानी किसानों को भी लाभ हो जाता है। इसके अलावा आवश्यक क्यों है कि खुले बाजार में खाद्यान्नों की मांग एवं पूर्ति को संतुलित करने के लिए खाद्यान्नों के मूल्य को स्थिर बनाए रखने के लिए भी खाद्यान्न या खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता है। इसके अलावा कई बार प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में, युद्ध जैसी स्थिति में भी कई बार देश के प्रत्येक वर्ग को खाद्य रूप से सुरक्षित करने के लिए खाद्य सुरक्षा प्रणाली को तैयार करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने बातचीत किया खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता क्या है, या क्यों जो है सरकार को भारत जैसे विकासशील देशों में खाद्य सुरक्षा प्रणाली को मजबूती से लागू करने की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं, और चूंकि हम लोगों का जो प्रश्न है वो प्रश्न ये है कि आलोचनात्मक परीक्षण करना है, तो अब हमें बात करना है खाद्य सुरक्षा के कुछ ऋणात्मक पहलू, खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में कुछ चुनौतियां, कुछ कमियां या उसके कुछ नुकसान। तो अगर हम खाद्य सुरक्षा के ऋणात्मक पहलू की बात करें, तो हम लोग अलग अलग आधार पर इस पहलू के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। जैसे सरकार खाद्य सुरक्षा के लिए बफर स्टॉक का निर्माण करती है, तो बफर स्टॉक के संदर्भ में क्या प्रमुख चुनौतियां हैं, इसके बारे में अगर हम बात करें, तो सबसे पहले बात करेंगे अधिक उत्पादन की स्थिति में सरकार द्वारा एमएसपी पर यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अधिक खाद्यान्न खरीदने से सरकार के भंडारण की जो लागत है वह क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और अगर सरकार जो है भंडारण लागत बढ़ती है, तो सरकार के व्ययों में क्या होगा, वृद्धि होगा। सरकार का जो राजस्व व्यय होगा, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, वो क्या होगा, बढ़ेगा। और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा वो सरकार को जो है गिफ्ट में घाटे जैसी समस्याओं को जो है वह प्रोवाइड करेगा। दूसरी बात करें बफर स्टॉक बनाए रखने के लिए, यानी खाद्य सुरक्षा के लिए जो बफर स्टॉक बनाया जाता है, बनाए रखने के लिए खुले बाजार में खाद्यान्नों की कमी हो सकती है। यानी कि अगर बफर स्टॉक बनाए रखने के लिए सरकार अगर जो है किसानों से उनके सारे अनाज को खरीद लेती है, तो खुले बाजार में अनाजों की कमी हो जाएगी और इसकी वजह से बाजार में कीमतें जो है वह बढ़ सकती हैं। इसके अलावा कई बार एफसीआई द्वारा भंडारण क्षमता से अधिक जो है कर लिया जाता है, और इसका रीजन ये होता है कि जो खाद्यान्न है वह बर्बाद हो जाता है, खराब हो जाता है। यह भी एक बड़ी समस्या है बफर स्टॉक को मेंटेन रखने के लिए। इसके अलावा बात करें अगर हम लोग खाद्य सुरक्षा प्रणाली के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संदर्भ में क्या प्रमुख कमियां या क्या प्रमुख चुनौतियां हैं, तो सबसे पहले बात करें कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आप देखेंगे बात तो कई सारे पौष्टिक अनाजों की बात की जाती है, मोटे अनाज की बात की जाती है, दालों की बात की जाती है, लेकिन पूरा सार्वजनिक वितरण प्रणाली केवल दो ही अनाजों पर आधारित है, एक गेहूं और दूसरा चावल। केवल इन्हीं के वितरण तक ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सीमित कर दिया गया है या सीमित हो चुका है। इसके अलावा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत दूसरी एक प्रमुख कमी है कि राशन कार्ड दरअसल उन्हीं व्यक्तियों का या उन्हीं लाभार्थियों का बन सकता है जिनका अस्थायी पता है। अगर आपका जो है आपके पास कोई निजी आवास नहीं है या आपके पास आपका कोई अस्थायी पता नहीं है, तो शायद राशन कार्ड बनवाने में आपको मशक्कत जो है या दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा बात करें उचित मूल्य की दुकानों में भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी समस्या है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जो उचित मूल्य की दुकानें हैं वह अनाजों को खुले बाजार में बिक्री कर देते हैं, अनाजों की चोरी करते हैं। इस प्रकार के भ्रष्टाचार आपको सामान्य तौर पर देखने को मिल सकता है। खाद्यान्नों की गुणवत्ता ठीक नहीं है, ये समस्या पहले भी थी, आज भी है, और जो है हालांकि सरकार ये सुनिश्चित करती है कि इनके जो अनाजों की गुणवत्ता है उससे कोई समझौता ना हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है खाद्यान्नों की गुणवत्ता में कुछ खास सुधार देखने को नहीं मिलता है। तो ये जो है समस्याएं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत हमें देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत कानूनी तौर पर देश का प्रत्येक वर्ग
खाद्य रूप से सुरक्षित किए जाने की जो है गारंटी में आ जाता है, तो सबसे पहली समस्या देख सकते हैं कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जब अधिक भंडारण होगा, बफर स्टॉक मेंटेन करने की बात सरकार करेगी, तो सरकार का जो राजस्व होगा, राजस्व व्यय होगा, उसमें वृद्धि होगी। इसके अलावा पीडीएस में चोरी यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत जो है जो जन वितरण केंद्र होते हैं उनके द्वारा चोरी, उनके द्वारा भ्रष्टाचार जैसी समस्याएं आपको जो है देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा एक जो समस्या भंडारण की है वह हमेशा से ही एक कह सकते हैं आपकी सदाबहार समस्या है जो आपको हमेशा ही देखने को मिलती है। इसके अलावा बात करें भारतीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र की एक रिपोर्ट की बात करें तो एक व्यक्ति के लिए 11 से 14 किलो जो है अनाज की आवश्यकता होती है, लेकिन प्रति माह 5 केजी अनाज ही खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत सुनिश्चित किया गया है। तो यहाँ पर इसे भी हम एक चुनौती के रूप में या एक कमी के रूप में हम देख सकते हैं। और अब हम लोग जो है आ चुके हैं अपने प्रश्न के अंतिम जो है पड़ाव की तरफ, और अंतिम पड़ाव हम लोगों का निष्कर्ष से संबंधित होगा। क्योंकि आलोचनात्मक परीक्षण की बात इस प्रश्न में किया गया था, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, कहा जा सकता है कि देश के सर्वांगीण विकास के लिए खाद्य सुरक्षा अति आवश्यक है या देश की आवश्यकता है। देश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 और एक राष्ट्र एक राशन कार्ड जैसी योजनाओं को और अधिक सफल बनाने के लिए सरकार को और आम जनमानस को जो है प्रयासरत रहना होगा, और ये प्रयासरत रहना जो है वह वास्तव में भविष्य में देश के प्रत्येक वर्ग को खाद्य रूप से सुरक्षित करने में एक बेहतर भूमिका निभा सकता है। तो आज के सेशन में फिलहाल इतना ही। आई थिंक ये पूरी बात आपको जरूर समझ में आई होगी। आप इस पूरे फॉर्मेट को आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा, खाद्य सुरक्षा टॉपिक भी क्लियर हुआ होगा। और इसी के साथ इस प्रश्न को हम लोग इस उत्तर लेखन को या इस कंसर्न को हम लोग यहीं पर जो है खत्म करते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए प्रश्न के साथ, एक नए विश्लेषण के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।